एग्जाम का टाइम बहुत ही करीब आ गया है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि पर्व भी बहुत आएंगे, फेस्टिवल सब आते रहेंगे, है ना। घर में आपका गेस्ट भी आ जाएगा कोई भी काम के लिए, है ना, मिलने के लिए आपसे, ठीक है ना। कोई भी गेस्ट आ सकते हैं। तो आपको ध्यान ये देना है कि डेली हम कितना देर पढ़ रहे हैं, डेली हम कितना याद कर रहे हैं। क्योंकि जब एग्जाम का जब रिजल्ट खराब आएगा ना, तो कोई आपसे ये नहीं पूछने जाएगा कि गेस्ट आए थे तो नाश्ता अच्छा सा कराए थे। कोई आपसे ये नहीं पूछने जाएगा कि इतना फास्टिंग किए थे, जितना नंबर कम आया है। कभी भी अल्लाह भगवान ये नहीं चाहेंगे कि आप पढ़े नहीं, वो भी चाहेंगे आप डेली पढ़िए, डेली होमवर्क कंप्लीट कीजिए, है ना, और पूजा भी कीजिए, ठीक है। लेकिन पढ़ाई भी साथ साथ होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एग्जाम का रिजल्ट जो होता है ना, वो बाद में अफसोस होता है आने के बाद। पहले से तो सब ठीक रहता है, एकदम आराम से, एकदम नया नया कपड़ा पहने, खूब घूमे फिरे, मॉल तॉल कहीं कहीं घूमे, ठीक है। अब बाद में मुंह फुला के बैठ जाइएगा। तो अभी पढ़िए, डेली कुछ ना कुछ पढ़ के जाइए, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज क्लास। ओ सदा नीरा। क्या है? ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा के राइटर है जगदीश चंद्र माथुर। कौन है? जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है। तो इसमें क्या कहना चाहते हैं, सारांश में हम जानेंगे, देखिएगा। जगदीश चंद्र माथुर ओ सदा नीरा निबंध के माध्यम से गंडक नदी को आधार बनाकर उसके किनारे बसे संस्कृति और जीवन की झांकी पेश कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ओ सदा नीरा, ये एक निबंध है जो कि कौन लिखे हैं? जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है। इसमें वो जो है गंडक नदी को एक माध्यम बनाकर, आधार बनाकर, ठीक है, उसके किनारे बसे संस्कृति, उसके किनारे बसे गांव शहर, ठीक है, वहां के संस्कृति और जीवन के बारे में बता रहे हैं, झांकी पेश कर रहे हैं, ठीक है, बता रहे हैं, उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं, ठीक है। गंडक नदी के चंपारण क्षेत्र के वन काफी हरे भरे थे, और जहां गंडक नदी है उसी के बगल में चंपारण का क्षेत्र है, जहां का वन काफी हरा भरा है, हरियाली है, बहुत घना है, ठीक है। बहुत सारे संत महात्मा यहाँ आए, तप किए और यहीं बस गए। बहुत सारे संत महात्मा ऋषि मुनि यहाँ आए, इनको अच्छा लगा, तप किए, यज्ञ किए और यहीं बस गए। हिमालय के भैंसालोटन से लेकर हरिहर क्षेत्र तक बहुत सारे तीर्थ स्थल, समाधियां और अवशेष बिखरे पड़े हैं। हिमालय के एक भैंसालोटन एक जगह है, वहां से लेकर हरिहर क्षेत्र तक बहुत सारे, है ना, तीर्थ स्थल, समाधियां और अवशेष। अवशेष का मतलब पहले का जो भी समझ, पुराने जमाने का जो भी चीज मिलता है उसको अवशेष बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहां चंपारण की धरती पर बहुत सारा जुल्म हुआ है। 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने आक्रमण किया हरि सिंह देव पर। 1325 ईस्वी, ये डेट याद कर लीजिए, 1325 ईस्वी में कौन आक्रमण किया था? गयासुद्दीन तुगलक। किस पर? तो हरि सिंह देव पर, ठीक है। उसको जंगलों में से खोजने के लिए बहुत सारे जंगलों को काट दिए। उसी समय से यहां वहां जंगल काटना जो शुरू हुआ, तो अभी तक कट ही रहा है। और गयासुद्दीन तुगलक से बचने के लिए हरि सिंह देव जो है जंगलों में जाके छुप गए। तो अब देखिए गयासुद्दीन तुगलक किसको कैसे खोजा जाए। तो जंगल को तलवार से काटना स्टार्ट कर दिया, पूरा सैनिक उसका जंगल को काटना स्टार्ट कर दिया कि कहाँ है, कहाँ छुपा हुआ है। ऐसे काटने के चक्कर में बहुत सारा जंगल कट गया। तो उस घड़ी जो जंगल काटना जो स्टार्ट हुआ ना, अभी तक कोई ना कोई काम से कट ही रहा है। घर बनाने के लिए, है ना, चौकी बनाने के लिए, है ना, आपका कुर्सी बनाने के लिए, बेंच टेबल बनाने के लिए, अभी तक कट ही रहा है। स्टार्ट वहां से हो गया था, ठीक है। आगे लिखिएगा। अब देखिए कुछ कहानी पर आती है। इसमें कुछ एक एमन नाम का अंग्रेज था जो अमोलवा कोठी का साहब था। एक एमन साहब नाम का एक आदमी था, अंग्रेज था, जो कि अमोलवा कोठी, अमोलवा वो कोठी है, वहां पर जगह है, ठीक है, वहां का क्या था? ये साहब था, ठीक है, अफसर थे, हाँ साहब। वह चंपारण के लोगों पर बहुत जुल्म करता था, बहुत जुल्म करता था। इतना जुल्म करता था क्या बताएं हम आपको, ठीक है। जिस रास्ते से गुजरेगा ना, उस रास्ते से कोई जानवर नहीं आना चाहिए, एमन साहब का कहना है ना। ये बीमार पड़ेंगे ना, तो पूरा पूरा जो है ना, गांव का आदमी चंदा करके देगा तभी इलाज करवाएंगे। गांव में शादी होगा तो पहला नजराना इनको पेश करना पड़ेगा,
ठीक है, खाना पीना, ठीक है। उसके बाद हाथी अगर खरीदेंगे तो हाथी का भी गांव वालों को पैसा देकर चंदा इकट्ठा करना पड़ेगा, तब इनको हाथी खरीदाएगा। मतलब जुर्म करते थे। क्या अंग्रेज थे, इनके पास पैसा नहीं था लोगों को सताना था, परेशान करना था, ठीक है। ऐसे थे एमन साहब आदमी। तो साहब क्यों बोल रहे हैं भाई, इतना खच्चर आदमी। देखिए अब बोलिए, इसने एक 3 कठिया प्रणाली चलाया जिसमें हर 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा नील की खेती हर किसान को करके एमन साहब को देना पड़ता था। एक ये 3 कठिया प्रणाली चलाए। 3 कठिया प्रणाली क्या है? 3 कठिया प्रणाली का मतलब है कि हर 20 कट्ठा पर, जिस किसान के पास 20 कट्ठा अगर जमीन है तो उसमें से 3 कट्ठा नील का खेती करना पड़ेगा। नील का खेती, अगर आपके पास 20 कट्ठा ना होकर 40 कट्ठा है तो जब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा करना पड़ेगा खेती नील का, तो 40 कट्ठा में 6 कट्ठा, और वो भी उसका पैसा एमन साहब आपको नहीं देने वाले हैं। फ्री में करके लाइए नील का खेती, ठीक है। और नील का खेती का एक रूल होता है, उसका एक नियम है कि जहां भी नील का खेती होगा ना, जिस खेत पर, जिस जमीन पर, वहां का जमीन बंजर हो जाएगा, फिर वहां पर दूसरा कुछ चीज बहुत दिनों तक नहीं उगेगा, ठीक है, बंजर कर देता है। ऐसा था ये दुष्ट आदमी एमन साहब। जबरदस्ती 3 कट्ठा प्रणाली चलाया कि 3 कट्ठा 20 कट्ठा जमीन है तो 3 कट्ठा नील का खेती करो मेरे लिए। सब किसान को बोल रहे हैं, ठीक है। आप सोच लीजिए पहले का किसान का जमीन कितना कट्ठा, कितना बीघा होता था, तो उतना तक नील का खेती करना पड़ता था फ्री में, ठीक है। ऐसा था सब अंग्रेज। गांधी जी ने चंपारण आकर 3 गांवों में आश्रम खोले, बरहरवा, मधुबन और भितिहरवा। यहाँ के शिक्षक पुंडलिक जी थे। अब चंपारण की धरती पर बहुत जुल्म हो रहा था, तो चंपारण के लोगों ने आग्रह किया, गांधी जी आप मेरे चंपारण में आइए, यहाँ बहुत ज्यादा जुल्म है, लोग डरे हुए हैं, बहुत डर रहे हैं। तो गांधी जी आए यहाँ पर, ठीक है, और बोले कि यहाँ पर हम आश्रम खोलना चाहते हैं। 3 जगह आश्रम खोले वो, बरहरवा, मधुबन, भितिहरवा। तो पुंडलिक जी शिक्षक कहाँ के थे? भितिहरवा के। बहुत फेमस है ये वाला आपका लाइन। भितिहरवा के शिक्षक का नाम क्या था? पुंडलिक जी। क्या नाम था? पुंडलिक जी, याद रखिएगा, ठीक है। बरहरवा, मधुबन और भितिहरवा। गंडक नदी 2 आकार में दिखाई पड़ने लगे थे। गंडक नदी 2 आकार में, चौड़ताल और मनताल। चौड़ताल, मनताल। चौड़ताल उथले को कहते थे, मतलब गंडक नदी जो है ना, कुछ ऊंचा वाला भाग है ना, ठीक है, उसको ताल बोला गया था। ताल में उसको क्या बोला गया? चौड़ताल, क्योंकि उठा हुआ है, उथला है, ठीक है। जिसमें जाड़ों और गर्मियों में पानी कम हो जाता था, जिससे खेती भी होती थी। जिसमें जाड़ों में, गर्मियों में पानी कम हो जाता था, ठीक है, उससे खेती भी होती थी। किस ताल में? तो चौड़ ताल में। किसमें? चौड़ ताल में। मन ताल कैसा था भाई? तो विशाल था मन ताल, और गहरे और विशाल। गहरा मतलब क्या? बहुत नीचा, गहरा था और विशाल था, ठीक है। एक सरयामन ताल है जिसके किनारे किनारे जामुन का पेड़ लगा हुआ है। उसी में से जामुन टूटकर जब पानी में गिरता था तो उसका पानी बड़ा स्वास्थ्यवर्धक हो जाता था। और एक सरयामन ताल भी है ना। तो सरयामन ताल के किनारे किनारे है ना, जामुन का पेड़ है, ऐसे जामुन का पेड़ है, बहुत सारा जामुन का पेड़ है। अब सोचिए उसमें से जामुन टूट के गिरेगा, और जामुन कितना फायदेमंद है, आप जाके डॉक्टर से जाके पूछ लीजिए। अब वो जामुन जब पानी में बार बार गिरेगा तो पानी वहां पर कितना अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब वो जो पानी पिएगा उसका स्वास्थ्य कितना अच्छा रहेगा ना। 18वीं शताब्दी के अंत में बिहार के छोटा नागपुर पठार से 18वीं शताब्दी के अंत में बिहार के छोटा नागपुर पठार से धांगर जाति को नील की खेती करने के लिए लाया गया। देखिएगा 18वीं शताब्दी के अंत में बिहार के छोटा नागपुर पठार से धांगर जाति को नील की खेती करने के लिए लाया गया। धांगर का मतलब होता है भारे का मजदूर। धांगर का मतलब क्या होता है? भारे का मजदूर। क्या होता है? भारे का मजदूर। इसी काम के लिए दक्षिण बिहार के गया जिले से भुइयां जाति के लोग भी लाए गए थे। यही काम के लिए, नील की खेती के लिए, है ना, दक्षिण बिहार के गया जिले से भुइयां जाति के लोग भी लाए गए। थारू जातियां भी यहाँ आकर बसे। थारू जाति भी था, थारू जाति भी यहाँ आया।
थारू शब्द को थार राजस्थान से निकला मानते हैं। थारू शब्द को थार राजस्थान से निकला हुआ शब्द मानते हैं। ठीक है, मतलब 3 जाति का नाम अभी तक आया है, धांगर, भुइयां और थारू। ठीक, अब आगे। चंपारण की धरती हर मायने में गौरवशाली रही। चंपारण की धरती हर मायने में गौरवशाली रही, चाहे वो संत महात्मा का हो, तीर्थ स्थल का हो, समाधि का हो, राजा महाराजा आए, आक्रमणकारी आए। ठीक है, मतलब हर मायने में यहाँ का, गांधी जी भी यहाँ आए। ठीक है ना। लास्ट में ये सारांश है। ठीक है, तो शॉर्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। चंपारण की धरती हर मायने में गौरवशाली रही है। लेखक ने गंडक नदी को ओ सदानीरा, ओ चक्रा, ओ नारायणी, ओ महागंडक आदि नामों से पुकारा है या पुकारते हैं। ठीक है, लेखक गंडक नदी को कौन कौन नामों से पुकारते हैं? तो ओ सदानीरा, ओ चक्रा, ओ नारायणी, ओ महागंडक आदि नामों से पुकारते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। जय हो, जय हिंद।